नमस्कार। इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार। दोस्तों, आपने टीवी पर सबसे ज्यादा बार दिखाई जाने वाली फिल्म सूर्यवंशम तो जरूर देखी होगी, जिसमें हीरा ठाकुर किस तरह अपनी पत्नी को आईएएस अधिकारी बनाने में भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही आज के हीरा ठाकुर से मिलाएंगे, जिन्होंने अपनी पत्नी को यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त कराने में अपना योगदान देकर उन्हें पीसीएस अधिकारी बनाया। जी हाँ, इन्होंने अपनी पत्नी के साथ साथ अन्य कई लोगों को भी यूपीएससी की परीक्षा में मार्गदर्शन करके सफलता दिलाई है। और आज हम आपको मैंने अनुभव से सीखा है, जो हमारा अपना बहुत ही रोचक कार्यक्रम है, इसमें ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे। और दोस्तों, ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा रोचक और जरूरी होता है जो लोग यूपीएससी की परीक्षा में किसी न किसी तरीके से अपना सुनहरा भविष्य तलाश रहे हैं। तो आइए मिलते हैं अनमोल सिंह जी से। अनमोल जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने अनुभव से सीखा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अनमोल जी, सबसे पहला हम लोगों का सवाल यही रहेगा कि ये आपने कोचिंग का नाम रखा है प्रयत्न, और इसका उदय कैसे हुआ, कैसे ये प्रयत्न आईएएस चलाने की आपके मन में इच्छा आई? बेसिकली जब मैं आईआईटी रुड़की से बीटेक करके आया तो मैंने सिविल सर्विस तैयारी की। 3 मेंस मैंने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल, सिविल इंजीनियरिंग और हिस्ट्री, हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल होते थे, सिविल इंजीनियरिंग और हिस्ट्री के साथ मैंने 3 मेंस लिखे। फिर हमने अल्टीमेटली सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शन छोड़ा और हिस्ट्री और एंथ्रो के साथ मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया। इस पूरी तैयारी के दौरान मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं जिस तरह की गाइडेंस हमको मिलनी चाहिए थी सिविल सर्विस तैयारी के लिए, वो शायद आसानी से, खासतौर पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए, जिससे कि मैं बिलोंग करता था, बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं थी। तो जब आईएएस के एग्जाम्स खत्म हुए तो मुझे लगा कि एक ऑप्शन मेरे पास है कि मैं अपना करियर इंजीनियरिंग वाली तरफ बनाऊं, जो कि घर की तरफ से काफी दबाव था ऐसा कि मैं पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, जल निगम, इस तरफ करियर बनाऊं, वहां पे इंजीनियरिंग की नौकरी करूं। दूसरा अंदर से विचार आया कि कहीं ना कहीं जो एडवर्सिटीज, जो विषम परिस्थितियां हमने अपनी तैयारी के दौरान महसूस की हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण, ये सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण, वो कम से कम और आने वाले विद्यार्थियों को न हो, इसलिए हमने सोचा कि एक सिविल सर्विस कोचिंग शुरू की जाए। उस समय 2005 में जब मैंने कोचिंग शुरू की थी तो लखनऊ में कुछ खास इस तरह की कोचिंग्स थी नहीं, और ज्यादातर कोचिंग्स अगर थी भी तो ऐसे संस्थान बहुत कम थे जिसमें वो लोग मार्गदर्शन दे रहे हों जिन्होंने खुद इम्तिहान दिया हो और इम्तिहान को जिया हो। तो कहीं ना कहीं इसीलिए एक कोचिंग खोलने का विचार आया, और कोचिंग खोलने के विचार के बाद मुझे लगा कि आखिर नाम क्या रखा जाए। तो मैं हमेशा मानता रहा हूं कि एक मानव जो है अपने जीवन पर्यंत अलग अलग तरह के प्रयत्न करता रहता है, और काफी कुछ उसके वश में प्रयत्न करना ही है। फल या और बहुत चीजें, वो शायद उसमें बहुत से ऐसे डिटर्मिनेंट्स, ऐसे वेरिएबल्स रहते हैं जो उसके वश में नहीं रहते हैं। इसलिए मैंने प्रयत्न नाम रखा। और हकीकत यह है कि शायद हम लोग जीवन में प्रयत्न करते रहते हैं, तो प्रयत्न हमने सोचा कि प्रयत्न किया जाए, और हमने उसकी एक कैचलाइन रखी, वी गाइड योर एफर्ट्स। मतलब जहां हम आपके प्रयासों को, एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट के प्रयासों को गाइड करते हैं, जो कि प्रयत्न आइड्स में हम लोग पिछले 17-18 साल से कर रहे हैं। इससे पहले कि हम कोई आगे सवाल पूछे, एक सवाल आप हमारे लिए भी जरूरी है और हमारे तमाम दर्शक जो देखेंगे इस वीडियो को उनके लिए भी जरूरी है कि आपने तो यूपीएससी की परीक्षा को विराम दे दिया, आपने कोचिंग सेंटर शुरू कर दिया, लेकिन जहां तक हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त है कि ऐसी स्थिति में जो सपना आप देख रहे थे, उस सपने को आपने अपनी पत्नी के माध्यम से पूरा किया। हाँ, ये कह सकते हैं कि 2005 में मेरे जीवन के 2 महत्वपूर्ण पड़ाव रहे। एक तो ये कि मेरी शादी उस साल हुई और मैंने प्रयत्न आईएएस शुरू किया। शादी मेरी जिस महिला से हुई, जिस लड़की से हुई, उसमें भी सिविल सर्विस तैयारी के लिए थोड़ा सा वो एक कह सकते हैं कि स्पार्क था। तो हमने शादी के बाद उनको काफी कुछ मोटिवेट किया, उनको गाइड किया, और धीरे धीरे करके उन्होंने भी आगे चल के 2010 में आईएएस का इंटरव्यू दिया। फिर उनकी इच्छा हुई कि वो पीसीएस की नौकरी में जाएं, तो वो पीसीएस बनी। आज की तारीख में पीसीएस ऑफिसर हैं। बाराबंकी में वो एक सहायक आयुक्त उद्योग के पद पे तैनात हैं इस समय।
अपना काम कर रही हैं। हाँ, तो कह सकते हैं कि मतलब अपनी जो दबी हुई इच्छाएं थी या जो मेरे स्वप्न थे उनको मैं खुद अगर नहीं पूरा कर पाया तो मैंने पत्नी के थ्रू पूरा कराया उनको, या पत्नी ने पूरा किया और काफी कुछ हमारी उस असफलता को कुछ थोड़ा कम कर दिया। और वो फीलिंग बताइए कैसा लगता है कि जब आपको पता चला होगा कि जो सपना कहीं ना कहीं हम देख रहे थे उस सपने को कहीं ना कहीं तो हमने पूरा ही कर लिया। हाँ, ये है। मतलब इनफैक्ट मैं तो 18 साल से महसूस करता हूँ कि हर विद्यार्थी जब इंटरव्यू तक पहुंचता है आईएएस में, पीसीएस में, तो मुझे लग रहा होता है कई बार कि मैं दोबारा इम्तहान दे रहा हूँ, मैं मतलब एक बार और परीक्षा में। तो मुझे हमेशा ये एहसास होता रहता है कि शायद वो जो अंदर की एक कह सकते हैं कि एक कसक, वो शायद हर अलग अलग विद्यार्थी जब उस सफलता के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते हैं, जब सफल होते हैं, तो वो कसक थोड़ी सी कमजोर पड़ती है और लगता है कि हाँ, अगर मैं खुद नहीं कर पाया तो मैं शायद और बहुत से विद्यार्थियों के साथ उस असफलता को सफलता में रूपांतरित कर रहा हूँ। ये अच्छा, एक सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि आजकल अगर देखा जाए तो जो सिविल सेवा की परीक्षा है इसको बहुत ज्यादा बड़ा बताया जाता है, विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा बताया जाता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो सुन के ही कहते हैं ये मेरे बस का नहीं है, ऐसी भी भावनाएं देखने को मिलती हैं। बिल्कुल। इस पर चूंकि आपने खुद तैयारी की है और आपने लोगों को सफलताएं दिलाई हैं, उसमें से एक जीता जागता उदाहरण खुद आपकी पत्नी भी है। तो ऐसी स्थिति में आपका नजरिया क्या है कि ये परीक्षा किस तरीके की है, कितनी कठिन है या कठिन है नहीं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मुझे लगता है कि लाइफ के सबसे मुश्किल बैटल्स जो हैं वो ये हैं जो अपने आप से लड़े जाते हैं जी। सबसे बड़ा अगर कोई चुनौती जीवन में किसी की रहती है तो वो है स्व सुधार। अपने आप से कंपटीशन लेना सबसे मुश्किल काम होता है। यूपीएससी की तैयारी के साथ, आईएएस की तैयारी के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि दिस इज अमंगस्ट वेरी फ्यू कॉम्पिटिशंस इन द वर्ल्ड इन विच यू हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ ओनली। आपको अपने आप से ही मुकाबला करना है, किसी और से मुकाबला है ही नहीं। अगर देखा जाए तो इम्तहान इतना ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड तरीके से लिया जा रहा है कि एक सेट सिस्टम है कि आप प्री परीक्षा में कुछ 50% के आसपास स्कोर कर ले गए, 45% भी आजकल करके आराम से लोग प्री निकाल ले रहे हैं। 48-50% के आसपास अगर आप मेंस में ले आ रहे हैं तो आपका हर हालत में इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। अगर आप 52-53%, 54% स्कोर कर ले रहे हैं तो आप सिलेक्ट हो जा रहे हैं। इनफैक्ट 55% पे आमतौर पे कैंडिडेट टॉप कर जाता है। इंडिया में रैंक नंबर 1 जो होता है वो 53-54%, 55% के आसपास रहता है। तो इतना ज्यादा एक तरह से फिक्स्ड पैरामीटर्स, फिक्स्ड बेंचमार्क वाला एग्जाम है ये कि बिल्कुल हम लोग पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि इसमें आपको केवल अपने आप से मुकाबला करना है। किसी दूसरे से, किसी आईआईटी वाले से, किसी जेएनयू वाले से, किसी सेंट स्टीफेंस वाले से आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में सुधार करके इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। अपने आप में आप अपना उन्नयन करके इस परीक्षा के द्वारा आप ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आईएएस एग्जाम बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अगर हम तुलना करें उसकी, इस मामले में अलग है कि इसमें आपको एक सही मायने में ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान बनने की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ अगर हम इस तरह से कहें कि 10 के स्केल पे कुछ आप 5-6 वाले पढ़े लिखे इंसान अगर बन पाते हैं तब आप आईएएस की परीक्षा में सफल हो पाएंगे। पढ़े लिखे इंसान का मतलब है कि अपने आसपास का जो भी वातावरण है, चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, सोशल इन्वायरमेंट हो, उसको ऑब्जर्व करना, उसको एनालाइज करना और एक्सप्रेस करना आपको एक ठीक ठाक स्तर पे आता है। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमारा जो नॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, हमारी स्कूली और यूनिवर्सिटी कॉलेज की जो पढ़ाई है, वो हमको डिग्री, सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स वगैरह तो देती ही जम के, सही मायने में ठीक ठाक पढ़ा लिखा इंसान नहीं बना पाती। चूंकि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वो पढ़ा लिखा इंसान ही तलाश रहे होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये इम्तहान अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हमारी स्कूली और कॉलेज लेवल वाली पढ़ाई हमको पढ़ा लिखा इंसान बनाने की दिशा में थोड़ा आगे ले जा रही होती तो शायद यूपीएससी की तैयारी इतनी मुश्किल नहीं होती। दुर्भाग्य से हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है अभी, उसकी बहुत तरह की अपनी समस्याएं हैं। उसके कारण शायद हम लोग इस परीक्षा में एकदम कुछ ये तो जिस तरह की समझ होनी चाहिए वो होती नहीं है, या कई बार गलत समझ बनी रहती है। तो कई बार अनलर्निंग भी करनी पड़ती है। तो ये तैयारी एक तरह से अनलर्निंग करने की, लर्निंग करने की और रीलर्निंग करने की साइमल्टेनियस प्रोसेसेस के साथ संभव है। तो इसीलिए शायद ये इम्तहान थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहता है और पेशेंस रिक्वायर्ड है इसमें, काफी कुछ कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन काफी चाहिए। इसलिए ये परीक्षा बाकी जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं भारत में या मे भी दुनिया में,
उनसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, IRS अधिकारी हैं, अष्टानंद पाठक जी, उनसे कभी इस संबंध में बात हुई तो उन्होंने एक बात कही, देखिए कि बात सोच की होती है कि आप सोच कैसा रहे हैं। बिल्कुल। आप उसको कठिन मानते हैं या आप उसको मानते हैं कि हम कर ले जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप मानते कर ले जाएंगे तो कर ले जाएंगे, कठिन मानते तो कठिन। तो ऐसी स्थिति में इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप क्या मानते हैं कि कोई बच्चा अगर परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, उसके अंदर इच्छा है, उसके अंदर आग है, तो उसके बाद में कितना आसान हो जाता है इसी लक्ष्य को प्राप्त करना? हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सी समस्याएं तो हमारी खुद की बनाई हुई होती हैं। बहुत तरह की समस्याएं, शायद वो जो आर्टिफिशियल लिमिट्स हम अपने दिमाग में बना लेते हैं, कृत्रिम सीमाएं बना लेते हैं। कृत्रिम सीमाओं के कारण शायद जो हम अपना पोटेंशियल है या जो हम शायद हासिल कर सकते हैं वो नहीं कर पाते हैं कई बार। तो सबसे बुनियादी चीज है कि हमको किसी भी, केवल IAS की तैयारी के लिए नहीं, किसी भी लक्ष्य के लिए अगर आगे बढ़ना है तो हमको अपने मस्तिष्क में वो जो आर्टिफिशियल लिमिट्स हैं, कृत्रिम सीमाएं हैं, वो नहीं बनानी चाहिए। अगर कृत्रिम सीमाएं बनाएंगे तो शायद हम जितना सामर्थ्य रखते हैं, कई बार उस सामर्थ्य को हम ठीक से उसको फलीभूत नहीं कर सकते हैं। तो तैयारी के साथ भी, IAS तैयारी के साथ भी यही है कि चाहे आप हों या कोई और जिसको आप समझते हैं काफी अच्छी पढ़ाई वाला, अच्छे सामाजिक पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है, अल्टीमेटली तैयारी को डीमिस्टिफाई करने में, तैयारी को की सही समझ बनाने में आपको किसी दूसरे कैंडिडेट की तरह से ही आपको भी प्रयास करना है। तो अगर आप अपने आप को बांध लेंगे या आप अपने लिए जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है वो नहीं रखेंगे, तब तो मुश्किल रहेगा। सबसे पहले सोच मायने रखती है। सोच बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल और भी आता है कि आज की डेट में देखिए, चाहे संचार माध्यम बढ़ चुके हैं, तमाम प्रकार के बड़े बड़े संस्थान हैं जो अपने तरीके से कोचिंग में जो है पूरी सफलता दिलाने का वादा कर रहे हैं। आज तो ऐप घर घर में घुसे जा रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन तमाम तरीके से। ऐसी स्थिति में एक जो एस्पिरेंट होता है वो बड़ा कंफ्यूज भी हो सकता है कि आखिर किसको माने किसको ना माने। आप कह रहे हैं कि हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, यहाँ आ जाइए, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं कि हमारी चीजें अच्छी हैं, आप यहाँ आ जाइए। एक एस्पिरेंट तो बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता होगा, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे? सही बात है। मुझे लगता है कई बार आज से शायद 2-3 दशक पहले स्टडी मटेरियल जुगाड़ कर लेना, अपने आप में सिलेबस खत्म कर लेना, यही बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। यही बहुत थोड़े लोग कर पाते थे। उनको सही किताब पता लग जाए, सही पाठन सामग्री पता मिल जाए, उसके बारे में जानकारी हो जाए, अपने आप में वही सही मार्गदर्शन हुआ करता था। तो एक तरह से स्कैर्सिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल वाज द प्रॉब्लम 2 decades बैक। इन टुडेज एरा ओवर अबंडेंस ऑफ द स्टडी मटेरियल इज द प्रॉब्लम। इतना ज्यादा अति प्रचुरता है संसाधनों की, पाठन सामग्री की, कि एक सामान्य विद्यार्थी उसके लिए कंफ्यूजन बड़ा मतलब सामान्य है, वो हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे जो हमारे आसपास बहुत तरह के संसाधन हैं, बहुत तरह की कह सकते हैं कि पाठन सामग्री है, आखिर क्या पिक किया जाए, क्या ना किया जाए। तो उस मामले में मुझे लगता है कि हमको सबसे पहले तो आवश्यक ये है समझना कि यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है क्या, इम्तिहान आखिर चाहता क्या है, यूपीएससी चाहता क्या है। चाहता यही कि एक पढ़े लिखे इंसान आप हो कि नहीं हो। अब पढ़े लिखे इंसान का मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और एक्सप्रेसिव स्किल्स जो हैं वो आपकी एक दुरुस्त लेवल वाली होनी चाहिए। अगर उन स्किल्स को ठीक करने की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है प्राइमरी सोर्सेस पर हमको पूरी तरह से स्टिक करना चाहिए। प्राइमरी सोर्सेज हमारे होते हैं एनसीईआरटी किताबें, न्यूज़पेपर, कुछ अच्छी मैगजीन्स। कहीं ना कहीं हो ये रहा है कि हमारे आसपास इतने ज्यादा सेकेंडरी सोर्सेज, इतना कोचिंग का मटेरियल और ये वो सब हो गया है, और एक सामान्य विद्यार्थी, ये भी फैक्ट है कि पेशेंस उसमें कम हो रहा है, तो वो शॉर्टकट्स तलाश रहा है। मैं कई बार अपने विद्यार्थियों को भी देखता हूँ कोचिंग में भी कि कई बार हम बहुत लंबा समय उस शॉर्टकट तलाशने में, शॉर्टकट ढूंढने में, उन पर चल के जल्दी सफलता हासिल कर लेने में काफी ज्यादा समय लगा देते हैं। तो एक तो ये चीज है कि तैयारी को समझना और उसके लिए सही ढंग से अपनी रणनीति बनाना, वो अपने आप में आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली करना चाहिए। दूसरा है कि तैयारी स्टडी मटेरियल बटोरने और सिलेबस कंप्लीट करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये है तैयारी में कि आपका थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट कैसा है। विचार प्रक्रिया का विकास किए बगैर तैयारी को दूर तक ले जाना मुश्किल है। कई बार मैं कहता हूं कि प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज विदाउट थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट इज लाइक राइडिंग ए बाइसिकल विदाउट चेन्स। बिना चैन वाली साइकिल चलाना वैसा है बिना विचार प्रक्रिया के विकास। आगे बढ़ेगी नहीं, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेगी, आप जहां पे हो वही रहेंगे।
जो जो संसाधन है ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे लगता है कि वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने में, सिलेबस पूरा करने में तो बहुत दावा भरते रहते हैं, मगर जो विचार प्रक्रिया का विकास है, थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट है, उसके लिए काफी कुछ आपको एनसीईआरटी पुस्तकें हों या न्यूज़पेपर हैं, उनके द्वारा समझ खुद बनानी पड़ेगी। तो बिना अपनी ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और एक्सप्रेसिव स्किल्स को इंप्रूव किए सही मायने में थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता। और इस तैयारी में कहीं पहला स्टेज जो प्री वाला स्टेज है वही नहीं मतलब हासिल किया जा सकता, उसी में नहीं सफलता पाई जा सकती है। तो थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के मामले में मेरा मानना है कि शायद उसके लिए आपको मतलब खुद अपने प्रयास और सही जो एनसीईआरटी बुक्स और ये सब जो प्रॉपर स्ट्रेटेजी है उस पर ठीक से काम करना चाहिए। और ये जो सेकेंडरी सोर्सेज मार्केट में फ्लडेड हैं, एकदम भरे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी चाहिए। सिलेबस तो पूरा कर देंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, मगर विचार प्रक्रिया का विकास वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अच्छा, एक सवाल और भी है। बहुत सारे अभिभावक भी आपके वीडियो को देख रहे होंगे। ये कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए, ये जितने भी कौन कौन से लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्या होती है। बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, उनको लगता है कि हमारी पढ़ाई इसी तरीके की नहीं है। तो एक थोड़ा सा अगर आप विवरण दे दें कि कैसे कैसे लोग तैयारी कर सकते हैं। तैयारी में कोई भी सिविल सेवा की तैयारी एक तरह से भारत की सर्वोच्च सेवाओं में से है, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए और 21 साल की उम्र पूरी हुई होनी चाहिए। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग तरह का एज रिलैक्सेशन वगैरह है। 21 से 32 के बीच में एक सामान्य विद्यार्थी 6 अटेम्प्ट्स ले सकता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी यही चीज है। ओबीसी और SC/ST के केस में कुछ एज रिलैक्सेशंस और अटेम्प्ट्स के रिलैक्सेशंस हैं। तो आमतौर पे 21 साल के बाद इस तैयारी में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं आप। मगर तैयारी शुरू करने का समय हम मेरी नजर में शायद 12th के समय से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। 12th से ही शुरू, बिल्कुल 12th के बाद शुरू कर देनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि शायद आज से 1 दशक पहले तक लोग मानते थे कि भाई हर हालत में 12th जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया जाए, फिर ह्यूमैनिटीज की तरफ बच्चे को डाला जाए अगर IAS की तरफ उसको मोड़ना है। मगर अब समय आ गया है कि 11 से ही अगर संभव हो सके तो ह्यूमैनिटीज की तरफ उसको मोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर 11वें 12वें में वो अनावश्यक तरह से मैथ्स और फिजिक्स पढ़ रहा है और तैयारी जो है कहीं ना कहीं यूपीएससी की 90-95% ह्यूमैनिटीज बेस्ड है, मानविकी विषयों का ज्यादा जोर है इसमें। तो मुझे लगता है कि अगर 11th-12th में ही वो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ेगा तो उसके लिए शायद समझ बनाने में, अपने आसपास वाले एनवायरमेंट को ऑब्जर्व करने में, एनालाइज करने में, एक्सप्रेस करने में थोड़ा सुविधा रहेगी। मगर अगर बाई चांस 11th-12th उसने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो ग्रेजुएशन हर हालत में अगर संभव उसको ह्यूमैनिटी से करे। नहीं, बहुत से लोग तो बीटेक वगैरह करने के बाद फिर तैयारी में उतरते हैं। मगर अल्टीमेटली आपको वो जो अपने आसपास वाला सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एनवायरनमेंट है उसको सही ढंग से समझने और उसके बारे में सही ढंग से विश्लेषण करने और उसको सही ढंग से अभिव्यक्त करने में आपको ठीक ठाक समय लगाना पड़ता है। तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि जितना ज्यादा फाउंडेशन लेवल पे तैयारी शुरू कर दी जाए उतना सही रहता है। और अभी जो एग्जाम है थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है। आज से 1 दशक पहले जब मैंने तैयारी इनफैक्ट की थी खुद या तैयारी कराना शुरू किया था, तब से आज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले काफी कुछ सिलेबाई सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम चल जाता था। सिलेबस लोग तैयार करते थे, यहाँ वहां से नोट्स रट लेते थे और वहां जाके उगल आते थे। अभी काफी कुछ नॉलेज सेंट्रिक अप्रोच चाहिए। आप एक नॉलेजेबल इंसान जब तक ठीक ठाक नहीं बनेंगे तब तक एग्जाम में सफलता हासिल करना मुश्किल है। तो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। एग्जाम के परिवर्तन समाज के परिवर्तन जैसे ही होते हैं, आपको उन पर नजर रखनी चाहिए और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अच्छा, ये तो सवाल हो गया कि तैयारी कैसे करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए जो सफलता आसान हो सकती है। अभी एक तो है कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, चारों तरफ धूम मची रहती है कि हमारे यहाँ पढ़िए, हमारे यहाँ सफलता प्राप्त करिए। एक वर्ग ऐसा होता है जिसमें आग तो होती है, पढ़ने की इच्छा होती, आग होती है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास उतनी बड़ी फीस चुकाने के पैसे ना हो। बिल्कुल, बहुत हम ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि सभी कोचिंगों में ज्यादातर होता है कि जाएंगे तो आप उसकी फीस, बड़ी बड़ी फीस है, बिल्कुल देनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या उन लोगों को पढ़ने का हक नहीं है? क्या उसे IAS बनने का हक नहीं है? बिल्कुल। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि शायद हम लोग अपने बचपन में इस तरह कहानियां बहुत सुना करते थे कि फला शख्स जो है फला गांव में वो डिबरी से पढ़ के या रोड लाइट से पढ़ के आराम से IAS बन गए। दुर्भाग्य से ये कहानियां पिछले 5, 8, 10 सालों से थोड़ा कम हो गई। तो हमको लगता है कि हर हालत में किसी
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे के पढ़ करके आईएएस बनने का उतना ही हक है उसको जितना किसी उच्च वर्ग के बच्चे के लिए। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो शायद ज्यादा संवेदनशील रहेगा व्यक्ति वो, अगर थोड़ा सामाजिक तौर पर निचले वर्ग से आ रहा है। आमतौर पे सीधी सी बात है कि जो कोचिंग संस्थान हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, वो काफी खर्चीले हो गए हैं। और एक तो ये दिमाग में ये इस तरह का एक नोशन दिमाग बैठा हुआ कि अच्छी तैयारी शायद बड़े बड़े शहरों में ही हो सकती है। खासतौर पर तैयारी सिविल सर्विस के बारे में लोग मानते हैं कि दिल्ली में तैयारी हो सकती है। तो पहले इस तरह के जो दिमाग में भ्रम है, उन भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। दूसरा, ये जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि भाई गाइडेंस तो अपरिहार्य है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। अब गाइडेंस चाहे पर्सनल गाइडेंस हो चाहे इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस हो, इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस मतलब कोचिंग, तो कोचिंग के मामले में ये मैं कह सकता हूं, अपनी तरफ से बोल सकता हूं कि ये एश्योरेंस दिला सकता हूं आपको कि अगर आर्थिक रूप से ऐसे कमजोर बच्चे हैं और उनमें वो कमिटमेंट दिखता है, वो डिटर्मिनेशन दिखता है आईएएस बनने का, उनका पोटेंशियल है, उनमें टेम्परामेंट भी है तैयारी करने का, तो मैं उनको पूरी तरह से जितनी संभव हो सकती है उतनी मदद करने के लिए तैयार हूं। कभी भी हमारे पास अगर ऐसे कोई विद्यार्थी आते हैं, इनफैक्ट पहले भी, अब तो कोचिंग को 18 साल होने जा रहे हैं, लगभग हर साल हमने 4, 5, 6 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स ऐसे हमेशा पढ़ाए हैं जिनसे हमने बहुत नाम मात्र फीस ली है या कई बार बिल्कुल फीस नहीं ली है। तो अगर ऐसे कोई विद्यार्थी आपके संपर्क में आते हैं या आपके जो सुनने वाले हैं उनके जानकारी में अगर आते हैं तो बेझिझक हमारे पास आ सकते हैं और हम उनको जितनी यथासंभव मदद होगी वो हम करेंगे। मेरा मानना है कि जितने अलग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनकी तुलना में यूपीएससी की तैयारी रिलेटिवली अभी भी कम खर्चीली है, क्योंकि इसके थ्रू आप अल्टीमेटली नौकरी पा रहे हैं। तो बाकी सब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कैट का एग्जाम है, जेई का इंजीनियर बनने के एग्जाम है या नीट एग्जाम है, उसमें आपको पढ़ाई करने जाना है और पढ़ाई भी काफी खर्चीली है। तो इसमें रोजगार पा रहे हैं, तो एक बार अगर आप ठान लेते हैं कि नहीं हमको बनना है और आप इम्तिहान को सही ढंग से समझ लेते हैं, और गाइडेंस के लिए आप हर हालत में आपका स्वागत है। आप जब भी ऐसे विद्यार्थी कुछ आपके समक्ष आए तो उनको आप यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? हम एक चाहेंगे कि भाई एक तो ये सिविल सर्विस तैयारी मेरा मानना है कि जिंदगी की तैयारी है। जैसे जिंदगी में आपको बहुत कुछ जीवन से सीखना पड़ता है, अनुभव से सीखना पड़ता है, तो अगर जब यूपीएससी की तैयारी ठीक से करते हैं, आप आईएएस की तैयारी ठीक से करते हैं, तो बहुत कुछ लाइफ के बारे में सीखने को मिलता है आपको। और मुझे तो कई बार लगता है कि शायद हर इंसान को यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इतने ज्यादा इसमें अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना, एक्सप्रेस करना सीखना अपने आप में वैसे भी बड़ा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस है। और एक पढ़ा लिखा इंसान चाहे वो आईएएस बने या न बने, वो हर हालत में समाज के लिए एक एसेट है, देश के लिए एक एसेट है और अपने लिए भी एक एसेट है वो। क्योंकि अगर पढ़ा लिखा इंसान होगा तो जिस भी क्षेत्र में जाएगा, जो भी कुछ कर रहा होगा, वो हर हालत में बाकी जो उसके फेलो मेंबर्स होंगे उनसे कहीं बेहतर कर रहा होगा। वो उसकी समझ बेहतर होगी, वो शायद थोड़ा ज्यादा बड़ा दिल रखेगा, जो हमारी समाज की जो आज की तारीख में जो चुनौतियां हैं उनको ज्यादा अच्छी तरह समझ रहा होगा। अपने व्यक्तिगत तौर पे भी वो उसकी हेल्थ, उसकी वेलबींग, उसका स्तर अच्छा होगा। वो फिजिकली ज्यादा हेल्दी रहने की कोशिश करेगा, मेंटली ज्यादा हेल्दी रहने की कोशिश करेगा, सोशली ज्यादा हेल्दी रहने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है जो समय आ रहा है उसमें पढ़ा लिखा इंसान होना लगभग हर क्षेत्र के लिए आवश्यक है। इनफैक्ट मेरा तो मानना है कि अगर आईएएस की तैयारी करके साउथ इंडिया में कुछ दिखता है, नॉर्थ इंडिया में शायद कम दिखता है, आईएएस की तैयारी करके अगर कोई खेती करना शुरू करे, कि अगर मैं सोचता हूं कि अगर मैं कोचिंग में चला रहा होता तो शायद मैं आईएएस तैयारी करने के बाद, आईएएस के इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद मैं अभी खेती कर रहा होता और कोशिश कर रहा होता कि उस पूरे जिले में जो लोग खेती कर रहे हैं उनके लिए एक रोल मॉडल जैसे बनने की कोशिश करता। तो मुझे लगता है पढ़ा लिखा इंसान अपने आप में जिस भी क्षेत्र में जाए वो एक वहां के लिए एक बहुत मिला के जीत भी अपनी है और हार भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम विन विन गेम है। आईएएस की तैयारी अपने आप में विन विन गेम है। इसको बहुत ज्यादा आउटकम ऑब्सेस्ड अप्रोच के साथ कि अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, ये तो राजा बना देता है, रंग बना देता है, ये सब बहुत पैराकियल, बहुत संकीर्ण तरीके से इसको नहीं देखना चाहिए। इसको ये देखना चाहिए कि हमको पढ़े लिखे इंसान बनने का एक अवसर मिला है। आईएएस की तैयारी हमको पढ़े लिखे इंसान बनने का एक अवसर देती है। हमको इस अवसर को, इसको फुलेस्ट, इस अपॉर्चुनिटी को, उसको अपने अधिकतम सीमा तक इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तैयारी का मतलब यही है। चलिए, आज आपने हमें इतना समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम ये चाहेंगे भी कि अगर हमारे माध्यम से कोई, हमारे चैनल के माध्यम से कोई ऐसा एस्पिरेंट जो जिसके अंदर आग है और आपके माध्यम से कुछ गाइडेंस पाके आगे बढ़े, तो उससे आप जरूर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बिल्कुल कमिटमेंट है मेरा कि अगर ऐसा कोई विद्यार्थी आता है, किसी भी स्तर पे आता है,
तो आराम से हमसे मिलने आ सकता है। और आप एक बार अगर अपना नंबर या कुछ हाँ, मेरा नंबर मैं कोचिंग लखनऊ में चलाता हूँ, एक ब्रांच मुंशी पुलिया पे है, एक अलीगंज में है, और मेरा नाम अनमोल है। मेरा नंबर है 9235790698। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, 9235790698। तो आप कभी भी किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अगर मैं क्लास में रहता हूं तो नॉर्मली मैं खाली होते ही कॉल बैक कर लेता हूं। अदरवाइज आप कभी भी तैयारी को लेकर के उसमें बात कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अगर आप चाहें कि एक बार फ्री ऐसे आकर के बैठ के काउंसलिंग की जाए, आपके जो डाउट्स है मिल के बात की जाए, तो शायद वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उसमें मैं अपने अनुभव ज़्यादा अच्छी तरह से आपके साथ साझा कर पाऊंगा। धन्यवाद।